ठीक है। तो आज थर्ड क्लास है अपनी, ठीक है। तो इसमें फाइनेंस वो पढ़ेंगे अपन। फिर बता दो, जो साथ साथ काम बताते जाऊँगा वो करते जाना, नहीं तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी। ठीक है। तो कल अपने यहाँ तो पढ़ चुके थे, ठीक है। आज मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ट्राई करना कि जो मैं काम बोलते जाऊँगा साथ साथ करते जाना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ याद रखना कि इकोनॉमी सब एक्सिस, जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि बिना, जैसे अपन कल देख रहे थे कि ये वाला मैं डायग्राम जो बता रहा था कि जैसे मान लो कि यहाँ से मैं यहीं बना देता हूँ दोबारा। जैसे मान लो कि इधर हाउस होल्ड फैमिली है, ठीक है, हाउस होल्ड है। इधर मान लो कि जो भी कोई कंपनी लगाने वाली फर्म है, ठीक है। इधर गवर्नमेंट है और इधर बैंक है। इसे मोस्टली देखोगे तो वित्तीय व्यवस्था सिस्टम है। जैसे मान लो बैंक में लोग, बैंक में लोग मान लो अपने पैसे जमा करा रहे हैं, ठीक है। और ये जो लोग इनको ऋण दे रही है, इनको भी ऋण देती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझेंगे अपन, ठीक है। अब इनको मान लो कि पेमेंट सिस्टम हो रहा है, सब इनके थ्रू मिल रहा है, बैंक के थ्रू खाते में जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये वित्तीय व्यवस्था अपने को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वित्तीय व्यवस्था क्या होती है। जैसे पहले वो बाटा सिस्टम था, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंस सिस्टम की बात की गई है इसमें, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, वित्तीय व्यवस्था। तो सबसे पहले वित्तीय व्यवस्था को समझने से, देखो ये व्यवस्था का मतलब समझना, जैसे आप कभी देखना राज व्यवस्था होती है, ध्यान समझे कभी ना, मैं फिर बता रहा हूँ, वर्ड्स को समझना सीखो। व्यवस्था मतलब एक सिस्टम होता है और वो बहुत सिस्टमेटिक रूप से काम करेगी। तो जैसे वित्त व्यवस्था है, मतलब कैसे जो है फाइनेंस का है, जो बैंक है वो कैसे मैनेज करते, जैसे आरबीआई है पूरा रेगुलेट करता है कहाँ पे फाइनेंस किधर जा रहा है, क्या है, कितनी रेट रखनी है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। तो ये व्यवस्था याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्था है मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो जैसे राज व्यवस्था लिखा रहता है, ठीक है। तो ये मतलब समझो, ये व्यवस्था है एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो है राज्य पे राज करने की जो प्रक्रिया होती है, उसका एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो वैसे वित्त व्यवस्था की मतलब एक बहुत सिस्टमेटिक रूप से चलती है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज जो है पैसा कोई भी बना दिया, ऐसा नहीं, बहुत सिस्टमेटिक होता है। ऑथोराइज एक इंस्टीट्यूट रहेगा, वही करेगा सारी चीज़, रेगुलर, नए नोट, पुराने नोट, सारी चीज़ें। तो मतलब सिस्टमेटिक मैनर से होता है, ठीक है। तो वित्त का मतलब तो मोटा मोटा एक पैसों से ही लिया जाता है, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आजकल चीज़ें बदल रही है, डिजिटल करेंसी तक का ज़माना आ गया है, तो चीज़ें बहुत बदली है, ठीक है। बिटकॉइन आ गए हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें आ रही है, इसलिए इकोनॉमिक क्वेश्चन, जो करंट अफेयर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस इसलिए ही रहता है। परंतु पहले बेस नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बना पाओगे उन क्वेश्चनों को, करंट अफेयर के भी। तो पहले अपना जो बेस है वो मौजूद करना चाहिए, ठीक है। तो वित्त क्या होता है? मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं, ठीक है। मान लो कि सोचो कि अगर जो आप नोट रहता है उसमें देखना, उसमें सत्यापित रहता है कि आरबीआई गवर्नर के द्वारा आपको गारंटी प्रदान की जा रही है, इस नोट को यूज करते हैं। और कोई सी भी कंट्री का आप देख लेना, उसमें लिखा रहता है, जो भी सेंट्रल बैंक रहेगा वो अथॉरिटी देता है, श्योरिटी देता है आप लोगों को कि आप इस नोट का यूज कीजिए और बाज़ार में जाके आप परचेज कर सकते हो, सारी चीज़ें, मतलब कंजम्पशन जो है आप उसको कर सकते हो, उसका यूज़ करते हुए। समझ में आया? तो मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं, ठीक है। तो अब वित्तीय व्यवस्था होगी तो भाई समझ बात है, कोई एक सिस्टम होगा तो आरबीआई जो मोस्टली भारत में यही काम करता है, ठीक है। तो ये गारंटी प्रदान करता है, इसलिए आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर रहता है उसमें, ठीक है। और उसमें देखना और कभी पढ़ना ध्यान से। और मैं बता रहा हूँ बहुत बार पीटी में क्वेश्चन आया वहाँ से, इसलिए नोटों का ना, मतलब देखो यूपीएससी में, फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी जनरल अवेयरनेस का एग्जाम, आप जितना अवेयर रहोगे उतनी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। अगर उसमें देखो ना, कुओं की बावड़ी है, उसके बारे में फ़ोटो लगी हुई है 100 रुपये के नोट में, ये पता होना चाहिए 200 रुपये के नोट में क्या खासियत है। अब मान लो 2000 वाला नोट था, अब ख़त्म कर दिया, उसमें क्या विशेषता है या थी, मान लो कि मतलब कुछ ना कुछ है ना, सिंबॉलिक रूप से दिया। तो उसमें लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वादा करता हूँ, आरबीआई गवर्नर पे सिग्नेचर लिखा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो वित्त के लेन देन का आधार लाभांश एवं ब्याज होता है। वित्त मतलब जैसे मान लो कि
बैंक से कोई मान लो ऋण लेना चाह रहा है, ठीक है, जिस मान लो फर्म है वो ऋण लेना चाह रहा है, फर्म है, ठीक है, और इधर जो हाउस होल्ड है, ठीक है, वो भी बैंक में पैसे जमा कराना चाह रहा है, ठीक है, और कुछ जमा कराते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन क्यों कराते हैं? ताकि ब्याज मिल जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाए, ये सिक्योरिटी रहे, सुरक्षा भी रहे, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है, तो ब्याज मिल जाए, ठीक। अब फर्म है, मान लो कि अब बैंक जो है इसको पैसा दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ब्याज जो है, जैसे मान लो कि इनको लिया जाता है 2% ब्याज पे लिया जा रहा है, और यहाँ पे 10-12% पे बैंक इनको लोन देता है, और वो इनको भी लोन देगा तो 10-12 से, पर इनको कम पे देते हैं। जो बिजनेस का जो फर्म होती है ना, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि तो ये प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, लाभांश के लिए जो वित्त का लेन देन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो ये किसके लिए हो रहा है? भाई प्रॉफिट मिल जाए, ब्याज मिल जाए, ठीक है, लाभांश मिल जाए, ठीक है। तो उस तरीके का जो लेन देन होता है, मतलब ये आप देखोगे जैसे बैंकिंग सिस्टम और फैमिली हाउस होल्ड के रूप में भी रहेगा, ठीक है, और इधर भी रहेगा, ठीक है। तो वित्त का लेन देन का आधार लाभांश में ब्याज होता है। वित्तीय सेवाएं फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, जैसे मान लो कि आपका अकाउंट बना देना, ठीक है, और आपको जितनी मान लो कि भाई इतने जैसे होते हैं ना भाई, फिक्स डिपॉजिट होता है, बहुत सारी टाइप्स की सेवाएं फाइनेंशियल सर्विसेज चलती रहती है, ठीक है। और दूसरी है कि एक वित्तीय उपकरण एवं वित्तीय बाजार का सम्मिलित रूप से वित्तीय व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। तो ये जितने वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले कौन होते हैं? बैंक होते हैं, बहुत सारे आजकल याद करो, जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रही है, तो वहाँ पे पूरा एक वो बन रहा है, वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ठीक है भाई। फाइनेंशियल जैसे मान लो कि सबसे पहले फ़ोन पे ये नहीं था, डिजिटल करेंसी आ गई है, तो ये सारा जो चीज़ें है वो R&D होती है। गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ पे इस टाइप का होता है कि नई नई फाइनेंशियल सर्विसेज आए। वित्तीय उपकरण क्या है, कौन से टूल्स होने चाहिए, क्या है, क्या पैरामीटर रहेगा, ठीक है। वित्तीय बाजार का सम्मिलित रूप से जो सारा मिला जुला रूप रहता है उसको वित्तीय व्यवस्था कहलाता है। वित्तीय व्यवस्था मतलब कि इन तीनों को जो चीज़ें, जैसे मान लो कि फाइनेंशियल सिस्टम है ना, तो इसमें एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाएगी आपकी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, शॉर्ट में याद रखने के लिए ऐसे शॉर्ट बना लो, ठीक है। यह संसाधनों की गतिशीलता का मुख्य माध्यम है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर पैसा ही नहीं होता तो सोचो लोग कैसे खरीदते, कैसे क्या होता। सोचो जैसे मैंने उस दिन बताया था कि बाटा सिस्टम में कितनी दिक्कतें थी, कोई एक्सीडेंटली मैच हो गया तो हो गया, नहीं तो सोचो कि मैंने याद करो कि वो एग्जाम्पल दिया था, टमाटर है किसी के पास गाजर है, ठीक है, किसी के पास आम है। अब मान लो इसको आम ना चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको कुछ और चाहिए, तो ऐसे तो फिर कैसे काम बनेगा। परंतु वैसे जब मनी को बीच में ला दिए तो मनी के भाई मान लो कि इसके पास भी अभी मान लो आम वाला है, ये कोई मान लो टमाटर वाला है, ये कोई गाजर वाला है, तो भाई अपने आपके पास पैसे है, गए खरीद के ले आए, तो ये जो चीज़ें हैं इधर उधर से मूव ऑन करवाई जा सकती है आराम से। तो संसाधनों की गतिशीलता का मुख्य माध्यम है ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। वित्तीय व्यवस्था निवेशक एवं बचतकर्ता की मध्य कड़ी, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे वित्तीय व्यवस्था मान लो कि बैंक हो गया, ठीक है, और इधर जो है तुम्हारा कौन है? हाउस होल्ड है, ठीक है, और इधर कोई फर्म है, ध्यान से समझना, कोई कंपनी है, कोई भी है, ये बैंक है, ठीक है। अब देखो वित्तीय व्यवस्था निवेशक में बचतकर्ता की मध्य की कड़ी है। बचतकर्ता कौन करता है? हाउस होल्ड ही करते हैं, अपनी जो सैलरी आती है उसमें से कुछ बचाते हैं, फिर बैंकों में डालते हैं, ठीक है। अब देखो बैंक क्या करते हैं, इनको लैंड करते हैं, ठीक है, ताकि इन्वेस्ट करने के लिए समझ ये तो सरकार को भी देंगे, सरकार अपना जो है सरकारी योजनाओं के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती है। वहीं बहुत बड़ी कंपनियां होती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, बैंक से लोन लेगी। तो स्वाभाविक बात है, ये जो काम कर रहा है बैंकिंग सिस्टम, जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे जो बचत करता है वो निवेशक है, ये लोग इनके बीच में कड़ी के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आती है फाइनेंशियल मार्केट की बात। तो आपने पहले तो समझ लिया कि वित्तीय व्यवस्था क्या है, ठीक है। अब बात आती है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां वित्त का लेन देन आधिक्य वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर किया जाता है, वित्तीय बाजार कहलाता है, ठीक है। वित्तीय बाजार को सुचारू रूप से गतिमान बनाए रखने के लिए वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय उपकरण और वित्तीय सेवाएं आदि की सहायता ली जाती है। जैसे मान लो कि ये वाला हो गया, मैंने बताया था, मान लो बैंक है, ये वित्तीय संस्था हो गई, ठीक है। व्यक्ति है, ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? वित्तीय सेवाएं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो धन नहीं है, या मान लो कि इसको कुछ सेवाएं चाहिए, ठीक है,
तो ये क्या करेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है, कुछ इसके पास कोई पैसा होगा, ये मान लो कि बैंक से जब लोन लेने जाएगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसका क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके पास जो उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वित्त प्रदान करना, ऋण देना तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यहाँ कम क्षेत्र है, तो लोग क्या करेंगे, बैंक के पास लोन लेने जाएंगे, ठीक है। लोन के रूप में फिर वो क्या करेगा, मूलधन प्लस ब्याज लेगा उनसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, आधार जो बनाया जाता है इसी चीज़ होता है, ठीक है। तो अब आता है भाई, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहली बात तो वही है कि संसाधनों की गतिशीलता में सहायक है। अब सोचना, ध्यान से समझना, जैसे अगर मान लो कि बैंक नहीं हो, ठीक है, बैंक नहीं हो, ठीक है। अब इधर एक व्यक्ति है, एक उद्यमी है, ठीक है, इसके पास एक बहुत अच्छा विचार है, पर इसके पास पैसे नहीं। अब सोचो बैंक नहीं होगा तो ये चीज़ें मूवमेंट कुछ ही नहीं होगा। अपन वही मान लो कि बैंक हो गया तो सब ऐसी बात है, अब इसके विचार को अभी जाएगा वहाँ पे, मान लो ठीक है, कोई प्रॉपर्टी रखा, कोई गिरवी रखा, उसको लोन मिल गया, ठीक है। अब लोन मिला तो सब ऐसी बात है, वो मूवमेंट कर पा रहा, उसको आइडिया को अपने को इम्प्लीमेंट कर पा रहा था, तो सब ऐसी बात है, संसाधनों की गतिशीलता में सहायक होता है। बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करता है। देखो, जब क्या हो रहा था कि स्वाभाविक सी बात है, जैसे अभी यंग जनरेशन में चीज़ें देखी जा रही है कि जो सेविंग जो है वो नहीं है। कोरोना काल में याद रखना कि बहुत सारे लोग, वही लोग परेशान रहे जिनकी सेविंग हैबिट नहीं थी, क्योंकि सोचो 5-5, 6-6 महीने तक पूरा मार्केट बंद रहा, सब कुछ सारी चीज़ें रही, तो जिनको ऐसे सेविंग नेचर नहीं था उनका, वो बहुत ख़राब हालात रहे उनके, ठीक है। तो बचत को प्रोत्साहन कैसे करता है, याद करो, जैसे एफडी होता है उस पर मतलब 5-6% दर होती है, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, तो गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लाती रहती है, अपन आगे भी पढ़ेंगे इसको। गवर्नमेंट बचत को बढ़ाने देने के लिए क्या क्या प्रयास करती है, जैसे मान लो कि फिक्स डिपॉजिट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे देती है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके नाम पे जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी है ताकि लोग बचत करें। अब बचत करेंगे तो क्या होगा, जब हाउस होल्ड होगा बैंक में पैसा डालेंगे। अब जब बैंक के पास पैसा आएगा तो सबाई सी बात है, ये इधर जो बड़ी बड़ी फर्म है इनको पैसा देंगे, पैसा ये जब पैसा देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रोज़गार होगा तो फिर लोगों की इनकम आएगी, फिर ऐसे ये सूचक्कर चलने लग जाता है इकोनॉमी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी भूमिका। जब बचत बढ़ेगी तभी से, इसलिए तो बोला जाता है कि इंडिया में अगर आज भी सोचो ना, इतनी बड़ी महामंदी आ जाती है देशों में विदेशों में, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी खासियत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है ना, लोगों का स्वभाव ही है। और भारतीय कहीं ना कहीं कल्चर में भी यही चीज़ें है कि भारतीय कल्चर में है ना, कंजम्पशन की जो चीज़ें कम है, आज के जो जनरेशन में आ रही है ये चीज़ें। परंतु अगर आप पहले के जनरेशन में जाओगे, जैसे आप देखना कि आसपास अपने लोगों को, तो वहाँ पे ऐसे सोचो कि दादा ने जो पैसे सेविंग किए थे आज उसके पोते भी खा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना कि उसने इतना सेविंग करके चला गया आराम से। जैसे मेरे दादा के जो भाई थे, तो उन्होंने इतना मतलब कंजम्पशन मतलब जो सेविंग करके रखे थे, मतलब आज उनके करोड़ों रुपए संपत्ति, उनको पोता पोती का शादी वादी सब हो जाएगी। तो पहले के लोग ये होते थे। और आज के लोगों की ज़िंदगी क्या है, आज के लोगों की ज़िंदगी ये है कि खाओ पियो मजा करो, बाहर में जाए सेविंग। तो अपन जब लॉकडाउन में जब बुरा हाल हुआ ना लोगों का, तब पहली बार पता लगा एक तो गवर्नमेंट जॉब का, भाई गवर्नमेंट जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात इस चीज़ का पता लगा कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि सेविंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं ये लोग, ठीक है। अगला है बचत को निवेश में परिवर्तित करने हेतु उपयोगी। तो मैं वही बोला, हाउस होल्ड यहाँ पे सेविंग करते हैं तो ये बैंक में डालते, बैंक क्या होता है फर्म को पैसा देता है, तो फिर ये क्या होता है इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है आर्थिक संवर्धन को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो एक मैं सूच चक्कर में बता दिया हूँ, पर एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे समझ लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो ये बैंक है, ये मान लो कोई फर्म हो गई, ठीक है, ये मान लो कोई गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। और इधर ही अपने हाउस होल्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में क्या करेगा, ठीक है, नॉर्मल से सबाई सी बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया स्कीम का योजना करी, सुकन्या समृद्धि योजना, कि आप बेटी का अगर मान लो कि 1 से लेकर 18 साल तक 100 रुपये ऐसे मंथली आप जमा करते रहो, फिर आपको इतना उस पर इंटरेस्ट मिल के, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उसी में ज़्यादा है, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, सब ऐसी बात है, इनके पास कुछ पैसा होगा, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट रेट मान लो कि इस टाइप की सुकन्या समृद्धि योजनाएं हो गई, उससे उन्होंने यहाँ पे धन जमा कर दिया, ठीक। फिर दूसरे मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला कि एफडी पे इतना ज़्यादा रेट है, बैंक ने बोल दिया, तो उससे भी लोग आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो लोगों ने वहाँ पे जाके जमा कर दिया पैसा, ठीक है, सेविंग, ठीक है। दूसरी बात, लोग इसलिए भी सेविंग करते हैं कि
एक तो क्या होता है ना कि चोरी वोरी होने का इनका डर रहता है, तो भाई बैंक में पैसे पड़े रहे तो काम आते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक सेविंग करने का एक होता है, तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मान लो बैंक इनसे लिया 4% में, ध्यान से समझना, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है बैंक यहाँ रखे रहेगा पैसे का, तब तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, ये आरबीआई के पास कुछ रखते हैं वो सारे, ठीक है। एसएलआर हो गया, ठीक है, केस रिजर्व रेशियो हो गया, ये सब पढ़ेंगे आगे, अभी मोटा मोटा सोचो। अब मान लो कि बैंक के पास यहाँ जमा हो गए पैसे, तो भाई स्वाभाविक सी बात है बैंक के पास यहाँ रखे रहेंगे तो उल्टा तो इनकी तो लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। 4% इनको एक तो जो एम्प्लॉय है उनको भी पैसा देना है, साथ में इनको ब्याज में भी देना है, तो पैसे को रखे नहीं रहेंगे। वो क्या करेंगे, पैसे को मान लो कि भाई कोई इंडस्ट्रियल आया है, कोई उद्योगी आया है, वो बोलेगा मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। सरकार को भी पैसे चाहिए होते हैं योजनाएं लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है कि सरकार को इनको पैसे देते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जब सरकार को इनको पैसे देंगे तो भाई इनसे भी तो इंटरेस्ट लेंगे ना, तो अपन 4% तो नहीं, इनको 6% पे देंगे, इनको मान लो 10% पे दे रहे हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, अब ये देखो मार्जिन देखो, ये 6%, तो 6% में इधर बैंक का प्रॉफिट भी हो गया, थोड़ा एम्प्लॉय को खर्चा होता है, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इस फर्म ने क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब कोई मान लो कि कंपनी बन रही है, अब स्वाभाविक बात है पहले तो कंपनी के जो बनने में क्या होगा, लेबर एम्प्लॉय जो होंगे वहाँ लगे होंगे, जब उन लगे होंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा तो उनकी आय होगी, ध्यान से समझना। तो आय होगी तो बचत होगी तो फिर से बैंक में लोग पैसा जमा करेंगे, ठीक है, ध्यान समझना। दूसरी बात, जब मान लो कि यहाँ पे कोई इंजीनियर काम कर रहा है तो वो टैक्स भी भरेगा सरकार को, ठीक है। सरकार को टैक्स भरेगा तो सरकार फिर और योजनाएं लॉन्च करेगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, मान लो कंपनी हो गई, कंपनी प्रॉफिट कर देने लगी तो फिर वो डायरेक्ट टैक्स लगेगा, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स भी लगेगा, फिर गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट प्रॉफिट होगा तो फिर से और योजनाएं चालू करेगी तो इधर हो तो मिलता रहेगा। तो ऐसे करते क्या था कि ग्रोथ होती है, इसी को बोलते हैं कि आर्थिक संवृद्धि दर को प्रोत्साहित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऐसे ही बढ़ती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, रोजगार भी बढ़ रहा है, ठीक है, रोजगार भी बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। और गवर्नमेंट को टैक्स है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। अपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी विकास हो रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें हो रही है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, यही जो है मेन चीज़ है, इसी के पूरा इकोनॉमी इसी के इर्द गिर्द है, तो वो चीज़ याद रखना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट याद रखना 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है मनी मार्केट, ठीक है, और एक होता है कैपिटल मार्केट। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड जरूर याद रखो, मैं फिर बता रही हूँ इकोनॉमी खास तौर से। और जैसे मुद्रा बाजार तो याद होना चाहिए, मनी मार्केट होता है, पूंजी बाजार मतलब कैपिटल मार्केट होता है, वित्तीय बाजार मतलब फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो मेरा मानना है कि इकोनॉमी में फिर अच्छा कंटेंट यूज कर पाओगे, ठीक। छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा एक बार कोई देखो, टेक्निकल एक चीज़ याद रखना, शायद हो सकता है आपको हिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ोगे तो थोड़ा दिक्कत हो, पर टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें कभी भी है ना दिक्कत नहीं आती है। आप इंग्लिश में पढ़ लो या हिंदी में पढ़ लो, एक ही बात होती है, टेक्निकल सब्जेक्टों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने बीटेक किया तो मैंने इंग्लिश में किया, उसमें इतना इशू नहीं रहता टेक्निकल सब्जेक्ट में। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट में फिर बार बता रहा हूँ, इसमें इतना इशू नहीं रहेगा, बस कुछ कुछ चीज़ें समझ लो, बस वो फिर नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो मुद्रा बाजार मतलब कि इसमें क्या होता है कि मनी के बारे में ही सारी चीज़ें होती है, और इधर होता है कैपिटल, पूंजी की, ठीक है। तो जैसे मान लो मुद्रा बाजार में, इस बाजार में वित्त का लेन देन अल्पकालीन अवधि के तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे बैंकिंग प्रणाली। एक चीज़ याद है, बैंक कभी है ना 50 साल के लिए 60 साल के लिए लोन नहीं देगा आपको, ये चीज़ याद रखना। बैंक जो होता है कि 1-2 साल के लिए लोन ले लो आप, इस तरीके की छोटी मोटी, ठीक है। और वो आपकी इमीडिएट जो है उन तरीके की जो है हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए, निकाल लिए, जब मन चाहा एटीएम में गए निकाल लिए, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और जो लिक्विडिटी है ये याद रखना, इस पे पीटी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या होता है कि जैसे मान लो कि बैंक में आप पैसे जमा करा दिए, आप आराम से कभी भी निकाल सकते हो, और जैसे मान लो फिक्स डिपॉजिट होगी उसमें पैसे निकालना तो दिक्कत होती है। तो वो भी आगे पढ़ेंगे भाई किस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है कम होती है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है पीटी में पहले, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए, ठीक। अब कैपिटल मार्केट क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट शेयर बाजार जो हो गया, अब इसमें जो पैसे लगते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए लगता है। तो वह बाजार जहां वित्त का लेन देन दीर्घकालीन अवधि के लिए किया जाता है, पूंजी बाजार कहलाता है। इसके द्वारा संसाधनों को दीर्घकालीन अवधि के लिए गतिशील किया जाता है। याद करो, जैसे अगर आपने शेयर मार्केट का कुछ आइडिया होगा, ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में क्या होता है कि
वहाँ पे जैसे मान लो कि जैसे है आईपीओ लोग खरीद के रखते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, पढ़ेंगे आगे सारी चीज़ें आएगी। बहुत सारी कंपनियों के लोग हैं ना ये खरीद के रखते हैं। कंपनी जब मार्केट में पहली बार जब आती है, जैसे मान लो कि कल अपनी यूनिटी आईएएस बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, ठीक है, तो मैं मान लो कि मैं अब आईपीओ निकाल रहा हूँ, तो मैं मार्केट में मान लो शेयर मार्केट मैंने लिस्टेड करवाया अपने आप को, और मैं पहली बार लोगों को मेरे जो कंपनी के हैं, ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि आज जो ओनरशिप है वो 100% मेरी है, ठीक है। पर अब मैं मान लो कि आज ये मान लो कि ये 100 करोड़ की कंपनी है मेरे पास, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। पर ये 100 करोड़ के 100 करोड़ मेरे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे और ज़्यादा मान लो कि बड़ी कोचिंग खोलनी है, ठीक है। अब मुझे और पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मार्केट में, शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने से क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। अब जब ट्रस्ट बढ़ा तो समझ पाता है। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैंने बोल दिया कि जैसे मान लो कि 1% शेयर का भाई 1 करोड़, मान लो कि 10 करोड़ है, ठीक है, ऐसे करके मैंने बोल दिया, मार्केट में लगा दिया, ठीक है। अब मैं ये जो पहली बार जो जारी कर रहा हूँ इसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है, ठीक है। पब्लिक को पहली बार ऑफर किया जा रहा है कि आप शेयर मार्केट में मेरे शेयर खरीद सकते हो। अब इससे क्या होगा कि अब जब वॉइस कट हो रही है सर, एक बार फिर से सर, वॉइस आपकी कट गई है सर, एक बार फिर से आईपीओ के सर। आपको ही कट रही है, सबको कट रही है, बताइए। सही आ रही है सर आपकी तो। ये अपनी तरफ से देखो अमित, तो दोबारा रिज्वाइन करो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो आईपीओ जो होता है पहली बार जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में तो वो जारी करती है, ठीक है। तो अब इसमें मान लो कि किसी व्यक्ति ने खरीदा, मान लो यूनिटी आईएएस का मान लो कोई किसी ने खरीदा, तो हो सकता है भाई जैसे मान लो उसने 10 करोड़ रुपए का कोई शेयर खरीदा, ठीक है। अब वो भाई पता नहीं ना उसको कब भी प्रॉफिट, जैसे मान लो कि कंपनी जब ग्रोथ करेगी, कब करेगी ग्रोथ, तब लोग इसीलिए ना बहुत सारे शेयर खरीद के रखते हैं, बहुत बड़ी मतलब कि कंपनी को खरीद के रखते हैं। तो पता लगता है कि वो जैसे मान लो किसी ने 10,000 का लिया था और बहुत साल हो गए तो वो 10 करोड़ का हो गया। ऐसा भी होता है बहुत बार लोगों के साथ, खरीद के रख लिया, पता ही नहीं चला, अब कब वो मान लो कि कंपनी ग्रोथ कर गई तो ये क्या तो लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। पर इधर बैंक में जैसे एफडी होता है मोस्टली 5 साल का मिलेगा आपको, मोस्टली 5 साल का ही होता है एफडी, समझ रहे हो। तो यहाँ छोटी अवधि के लिए, यहाँ परंतु बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, दोनों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीटीओ मेंस हो, इम्पोर्टेंट है। शेयर मार्केट में थोड़ा ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछते क्योंकि ज़्यादा एकदम प्योर इकोनॉमी वाला सब्जेक्ट हो जाता है, पर फिर भी जैसे मैंने 2-3 साल का अगर पेपर देखोगे तो जैसे सेबी के बारे में पूछ लिया यूपीएससी ने, तो वो पूछ रही है आजकल, तो थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको शेयर मार्केट का, कि क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट के लिए कौन कौन से कानून बने हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे यही मनी मार्केट के लिए जो आरबीआई एक्ट बने हुए हैं, 1949 वाला एक्ट है, याद करो 2020 में क्वेश्चन पूछा, तो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा वही 2022 में पूछा फिर। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि इस टाइप के याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमी इसीलिए बता रहा हूँ ना, बहुत छोटा सिलेबस है और लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं इससे, सबसे बड़ी बात ये है। और एक बार पढ़ लो, समझ में आ गया तो फिर मैं बता रहा हूँ दिक्कत है ही नहीं। हिस्ट्री में तो ऐसा होता है बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में, ठीक है। तो मनी मार्केट में सबसे पहली बात बैंक की है, ठीक है। अब बात ये आती है कि मनी मार्केट का काम जो है अनऑर्गेनाइजेशन वे में भी होता है, ठीक है। अब वो ध्यान से समझना, याद करो कि जैसे मैं अपने जो मैं बता रहा था, मेरे जो दादा 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके पास मतलब उन्होंने कैसे पैसे बनाए, मतलब ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो ये आपके मतलब हर जगह ही मिल जाएंगे जो अनऑर्गेनाइजेशन जो मनी मार्केट चलाते हैं। जैसे मेरे दादा कहते हैं, ध्यान से देखना, उनके पास ठीक है कोई पूंजी का संचय हो गया था, ठीक है, जो भी है उन्होंने मेहनत किया जो भी है, ठीक है। अब मान लो उनके पास थे, मान लो कि 1 लाख थे स्टार्टिंग में, ध्यान से समझना। अब उनका फैमिली का जो नॉर्मल खर्चा वो नॉर्मल चल रहा है, अब इनके पास 1 लाख है, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना कि ये जो बैंक भी लगभग इसी सेम टाइप से काम करते हैं, पर बैंक को थोड़ा रेगुलेशन होता है, इन पर कोई रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक। बस अंतर यही है, ठीक है। अब इनके पास 1 लाख रुपये है, अब कोई मान लो कि गाँव का कोई गरीब आदमी है, उसका भाई बेटी की शादी है तो उसको पैसा चाहिए, तो मान लो उसको 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो 50,000 रुपये दे देगा, इसके पास है 1 लाख रुपये, ध्यान से समझना। अब इसको 50,000 रुपये चाहिए, तो ये बोलेगा भाई देख मैं तेरे को 50,000 तो दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। परंतु देखो जैसे गाँव में पहले क्या होता था, ट्रस्ट सिस्टम काम करता था, आजकल थोड़ी चीज़ें कम हो गई, इसलिए आजकल वहाँ के जो साहूकार लोगों मैं बताऊँगा उनमें चेंजेस हो रहा है, वो एक अलग तरीके का फिर हो रहा है।
अब जैसे गाँव के मैं देखा हूँ, जैसे मेरे दादाजी क्या होते थे, गाँव के लोग होते थे उनको तो दे देते थे बिना कोई गिरवी रखवाए, बस वो हाँ वो लिखवा लेते थे बही में कि भाई मैं फला फला तारीख को, एक व्यक्ति होता था वहाँ पे जो उसकी मतलब उनकी तरफ से भी होता था, एक इधर से होता था, दोनों सिग्नेचर होता था और एक मिडिल मैन होता था, ठीक है। अब उसको बस लिखवा लिया बही में, उसको 50,000 रुपये पैसे दे दिए और बोला कि भाई 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से आपको, एक तो 2 रुपये सैकड़ा है, दूसरी बात आपको मंथली आपको पे करना पड़ेगा ईएमआई के रूप में, समझ रहे हो, ये चलता है सिस्टम, मतलब आपको मंथली देना पड़ेगा ब्याज, सूद आप जो भी है 2 साल बाद में जो तय हुआ है उसके बाद में दोगे आप, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, और फिर उसमें ये भी लिखा लिया जाता है कि भाई जैसे मान लो कि 2 साल का टाइम पीरियड दे दिया गया, अगर नहीं चुकाओगे तो फलाना ज़मीन जो है मेरी हो जाएगी, आपको मकान है मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये असंगठित है। अब यहाँ पे ये जो बंदा रहेगा इसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड होगा कि क्या होगा, वो क्या शर्तें रखेगा। पर यहाँ पे जो संगठित बाजार है, बैंक वैंक होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें जो आरबीआई एक्ट में लिखा है भाई उसी को पालन करना पड़ेगा। आप कल जाके बैंक के अधिकारी बन गए तो नहीं मैं डंडे से उसके पैसे निकाल के लाऊंगा, वो नहीं कर सकते आप, उसमें पूरा रूल रेगुलेशन बना। पर यहाँ पे ये बंदा ही डिसाइड कर रहा है कि 2% दूंगा या 5% पे दूंगा, 10%, एक तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं होता है, अब यहाँ पे फिक्स रहता है, आरबीआई का कंट्रोल रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि ये जो व्यक्ति होता है कभी इसकी ज़मीन भी हड़प लेता है, कभी घर हड़प लेता है, अपन यहाँ पे बैंक ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अभी सनी देओल पे भी तो ऐसा हुआ था ना, जो बैंक वैंक पे ऐसा हो गया था। तो मतलब बहुत मुश्किलों से होता है यहाँ पे किसी पूंजी का, वो बोलते हैं ना कि किसी के मतलब संपत्ति का पहली बात तो संपत्ति को कर ही नहीं सकते आप ऑक्यूपाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ कुछ नहीं है आजकल। तो ये जो लोग होते हैं मतलब कि साहूकार जमींदार टाइप से जो साहूकार लोग होते हैं, ये लोग मतलब कि आजकल गुंडे मतलब अपने साथ वो रखते हैं बॉडी बिल्डर टाइप से, वो रिकवरी का काम करते हैं, जैसे मूवी वूवी में आप देखे होंगे, तो उस टाइप का काम करते हैं लोग। तो एक तो क्या था कि स्टार्टिंग में सबाई सी बात है कि भारत में देखो फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छे तरीके से, जो मनी मार्केट इतना अच्छा डेवलप था नहीं, क्योंकि सबाई बात तो पहले तो बाटा सिस्टम चल रहा था। और मैं तो बता रहा हूँ गाँव में तो अभी भी बाटर सिस्टम चलता है, आज भी चले जाओ तुम गाँव के, अगर कोर गाँव में जाओगे तो वहाँ आज भी है। क्योंकि ये तो इंदिरा गांधी के बाद धीरे धीरे चीज़ें बदली, फिर धीरे धीरे अभी और अच्छी हो गई है चीज़ें, नहीं तो पहले तो आज भी, आज फिर बता रहा हूँ आज भी ये चल रहा है। तो असंगठित मुद्रा बाजार का मतलब क्या होता है, यहाँ निश्चित नियमों का अभाव होता है। तो मैंने वही बोला, कभी कोई भी दर है, कोई भी दर रख सकता है, वो क्या रखेगा क्या, पर उसको कल वो कोई भी ज़मीन उससे हड़प सकता है। तथा यह प्रणाली मौखिक विश्वास, बातों पर विश्वास करते, मैं बता रहा था ना कि विश्वास भाई गाँव का आदमी कहाँ जाएगा, तो पैसा दे दिया जाता है। पर बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में आपको कोलेटर जमा करना पड़ता है कि आप किसके बिहाफ में आप ये लोन ले रहे हो, ठीक है। यही कारण है कि ना जो असंगठित जो मनी मार्केट है इंडिया में सक्सेस है, ठीक है, उसके नेगेटिव भी है। गवर्नमेंट ने बहुत बार ये प्लान किया कि, और कहीं ना कहीं वो अभी भी ये सोचती है कि, जैसे आज मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं बैंक में लोन नहीं, जैसे मेरी फैमिली में सोच लो कि आज भी जैसे अभी पैसा लेना होता है, नेवर गो, मतलब जैसे मान लो कि भाई लोग जॉब करते हैं तो वो लोग लेते हैं, ठीक है, मान लो कि हाउस लोन ले लिया, ठीक, वो एजुकेशन लोन ले लिया ऐसे। परंतु जो मोस्टली जो गाँव में आज जैसे मेरे पापा होते हैं तो भाई गए पड़ोसी के पास, भाई ठीक है इतने पैसे चाहिए, और वो चाहे बैंक से ज़्यादा देर पर देता है, परंतु ये रहता है कि एक तो ईजी कन्वे होता है। अगर आप बैंक में लोन लेना चाहते हो, जो सबसे बड़ी दिक्कत है आज भी, सबसे बड़ी दिक्कत है कि बैंक में यार लोन लेने जाओगे तो 10 चक्कर कटवाते हो, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये है वो है, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है। और वो बैंक उसलिए भी ऐसा करता है क्योंकि बैंक के पास स्वाभाविक सी बात है वो कैसे ट्रस्ट क्रिएट करे। बैंक को भी सामने वाले थर्ड पर्सन के बारे में, वो सेकंड जो मान लो लोन लेना है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, पता लगा कि कल एनपीए हो गया हो, तो ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया देसी बैंक के साहूकार, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पीटी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मेंस में भी आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, सोचिए इसको बहुत बार ख़त्म करने का प्रयास किया गया, पर आज भी है, ठीक है। आप धीरे धीरे बैंक आगे आए हैं, चीज़ें बहुत सारी, इसलिए मतलब फाइनेंस जो सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं जब जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे मान लो कि ऑनलाइन पेमेंट आ गया है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस होने लगी है, खाता वाता खोलने वाली, ये सारी चीज़ें जब से ये चीज़ें हुई है ना, तो लोगों को ईजी लगा है। आजकल देखोगे जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे कि 1 मिनट में आपको तुरंत 1 लाख का लोन, 2 लाख का लोन मिल जाता है, परंतु वो दिक्कत भी है, वो एनपीए भी होने के चांसेस रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो संगठित मुद्रा बाजार में क्या है, इस बाजार में वित्त का लेन देन निश्चित नियमावली के अधीन किया जाता है। मैं वही बता रहा था कि एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट के तहत रहेगा, यहाँ पे कोई नियम नहीं होते, ठीक है। तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था, तो इसलिए भारतीय इंडियन बैंकिंग जो है एक्ट भी है, ठीक है।
अब बात आती है लिक्विडिटी की। अब देखो लिक्विडिटी का मतलब समझना। मैं इसको एक नॉर्मल, अभी आप मनी के सापेक्ष मत समझो इसको, ये समझो कि जैसे मान लो लिक्विडिटी, जैसे मान लो, ध्यान समझना, अगर आप मान लो कि ये कोई, ठीक है, पानी है, ठीक है, पानी को आप बहाओगे तो आराम से पानी बह जाता है, ठीक है, ध्यान समझना। तो पानी की लिक्विडिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान समझो। फिर मैं सोचो कि मैं दूध को बहाना चाह रहा हूँ, तो दूध में थोड़ा कम होगा कंपेरिजन टू पानी, ठीक है। अब मान लो कि मैं और कोई चीज़ मान लो कि बहाना, मान लो मिट्टी को मैं करूँ तो मिट्टी थोड़ा और कम होगा, तो उसकी लिक्विडिटी कम है। शहद शहद क्या हो गया? हमें बोलो शहद का ऑप्शन है, शहद और कम धीरे महके यार। क्या? आवाज नहीं जा रही है? हाँ बोलो बोलो, क्या बोले? शहद? हाँ सर, शहद के खाने की, शहद उससे भी कम बहेगा, गाढ़ा होता है ना। ठीक है, जाता हो, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इकोनॉमी जो अपन, इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी का जहाँ जो यूज करेंगे उसका मतलब ये होता है इजी टू, मतलब केस आप कितना जल्दी, देखो ध्यान से समझना, आपके हाथों में केस है, ध्यान से समझना, मान लो कि आपके पास केस है तो आप जल्दी जाके कोई भी सामान खरीद सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपके पास मान लो कि गोल्ड है, सोना है, तो सोना तो भाई कोई ज़रूरी नहीं है सामने वाले को भाई सोना ले, वो इतना इतने जैसे मान लो आप सोना लेके जाओ और मार्केट में आप मान लो कि छोटा कोई दुकानदार है उसके पास कुछ खरीद रहे हो तो वो सिली लेगा? नहीं लेगा। और वो बोलेगा मुझे तो भाई पैसा चाहिए, मुझे पैसे से मतलब है, मेरा तो सारा जो व्यापार है वो पैसों में चलता है। तो ये क्या हुआ, ईजी टू कन्वर्ट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में आप जाओ बैंक वैंक का जो चेक वेक होता है, अब वो कोई दुकानदार चली लेगा उसको? अरे बोला कि भाई नहीं, मैं बैंक के चक्कर नहीं काटूंगा, मुझे तो कैश दे दो आप, ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट स्कीम का कोई मान लो कि आपके पास है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, अब किसान क्रेडिट कार्ड से आप हर जगह शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो लिक्विडिटी का जो है ऑर्डर पूछा जाता है, यूपीएससी पीटी में एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि आप इजी टू कन्वर्ट कितना या इजी टू परचेज कितना इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी परिसंपत्ति को न्यूनतम समय एवं हानि से नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता तरलता कहलाती है। एक तो कम से, एक कौन है अपनी तरफ से म्यूट करो, ठीक है, सुनो ध्यान से। किसी परिसंपत्ति को न्यूनतम समय, सबसे कम समय, सोचो कि पैसा सबसे कम है, जल्दी से आराम से आप, ठीक है, और उसमें हानि भी नहीं होनी चाहिए, नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता तरलता कहलाती है। बस आप कितना जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे गोल्ड है, ठीक है, अब गोल्ड को बाहर कोई खरीदने वाला मिले ना मिले, ठीक है, परंतु याद रखना, जैसे हाँ, गोल्ड की जो तरलता होगी प्रॉपर्टी से अधिक होगी। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास गोल्ड है तो कोई गोल्ड तो ले लेगा, मान लो कि प्रॉपर्टी भाई स्वाभाविक सी बात है, वो मान लो प्रॉपर्टी बहुत ख़राब जगह तो वो नहीं लेगा, ठीक है। इसको गोल्ड को आप इजीली आराम से पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर इसको कन्वर्ट करने के लिए पहली बात तो उस व्यक्ति को जो चाहिए प्रॉपर्टी वो कोई उसको ढूंढ के लाओ तुम। और गोल्ड तो ऐसा है कि मोस्टली लोग खरीद ही लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक, ठीक है। अब देखो ये एसेट है, मतलब परिसंपत्ति क्या होती है, तो एक फिजिकल एसेट होती है। फिजिकल एसेट मान लो कि तुम्हारी, ठीक, घर हो गया, ठीक है, या आभूषण हो गया, इस टाइप के जो है। फाइनेंशियल एसेट तुम्हारा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड हो गया, बैंक अकाउंट में तुम्हारे जो पैसे रखे हुए हैं। इंटेलेक्चुअल एसेट तुम्हारे बौद्धिक या ज्ञान कौशल हो गया, इसको कोई नहीं चुरा सकता, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना थोड़ा बहुत। एसेट्स क्या होता है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति वही जानते हो कि इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कीमतों में परिवर्तन की दर को मुद्रा का वास्तविक मूल्य क्या होता है, गिरता है, और ऋणी को फायदा होता है, ऋणदाता को, वो सब देखेंगे आगे, ये चीज़ कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। अभी अपन ये पढ़ रहे हैं, इधर ये पढ़ो, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं मनी मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मनी मार्केट मतलब अपन ऑर्गेनाइजेशन वाला पढ़ेंगे, ठीक। तो आरबीआई की हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए, ठीक है। वर्ष 1926 में रॉयल कमीशन हिल्टन यंग था, इसने मांग की थी कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो मुद्रा पे नियंत्रण करे, ठीक है, वो चीज़ होना जरूरी है। इसीलिए 1935 को जब एक्ट आता है तो उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए, हिस्ट्री के सापेक्ष याद रखना कि हिस्ट्री में आजकल यूपीएससी इस टाइप की क्वेश्चन पूछ रही है, तो थोड़ा ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसी क्या रिकमेंडेशन थी, अरे मैंने बोला था कमीशन हमेशा जो भी बनता है वो रिकमेंडेशन के लिए बनता है,
ठीक है। तो रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग्स जो कमीशन था 1926 में, उसने आरबीआई के लिए रिकमेंड किया था। ठीक। तो इसी को क्या होता है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापित आरबीआई भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। ये सेंट्रल बैंक है और हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई है। ठीक है, ये फैक्ट है पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन करने के लिए आरबीआई को बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है। याद करो, यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2021 में, 21 में आया था पीटी में, यही क्वेश्चन था, सोच लो। अब एक लाइन ये पता होगी, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब यार मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जो अपन यूपीएससी पीवाई करेंगे, तो उसमें मैं थोड़ा ये सेंस बताऊंगा कि यूपीएससी ऐसा क्यों करती है जानबूझ के, कि वहाँ पे लिख दिया था कि संविधान के द्वारा नियमन किया जाता है, परंतु है इस एक्ट के तहत होता है। तो ये चीज़ याद रखने लाइन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नियमन करने के लिए आरबीआई को बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो फैक्ट है, पता होना चाहिए। ठीक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करना था। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, पहले तो सोचो, क्योंकि भाई सब ऐसी बात है, जब अंग्रेज़ों के काल में था, बना था ये 1935 में बना था। ठीक है, एक नेशनलाइजेशन किया, नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया कि जो भारत के लोगों में बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लाया गया बैंकिंग नियमन अधिनियम लाया गया, ताकि बैंकों को रेगुलेट किया जाए। वो जो इसीलिए देखना आगे आएंगे धीरे धीरे, प्राइमरी सेक्टर के लिए भाई आपको लोन बांटना ही है, बहुत सारी नॉर्म्स है, तैयार करता है, ताकि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे इसमें आगे। ठीक, तो आरबीआई का जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखो इसका, अब मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। मैं फिर बता रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि आरबीआई इनसे भी लगभग 2019 में क्वेश्चन पूछा, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में 2022 में भी क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई संगठन एक सरकारी निदेशक होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं, याद रखना ये चीज़। एक गवर्नर होता है, क्या उप गवर्नर होते हैं, सरकारी निदेशक होते हैं। ठीक है, एक गैर सरकारी निदेशक, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। 4 स्थानीय बोर्डों के निदेशक होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और लेते हैं, और 2 सरकारी अधिकारी इसमें मिले रहते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आरबीआई के अंतर्गत सभी प्रमुख निर्णय केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीय निदेशक बोर्ड मतलब ये वाला, मतलब एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर, ये दोनों ही मिलके मोस्टली जो डिसीजन है ये यही लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तथा उन निर्णयों को लागू कराने के लिए स्थानीय बोर्ड की सहायता ली जाती है। एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड बने रहेगा, फिर हर जगह स्थानीय निदेशक बोर्ड बना रहता है, वो इम्प्लीमेंट करने के काम आता है, ये मान लो कि चीज़ों को बनाने में काम आता है। ठीक है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अंतर्गत एक गवर्नर तथा अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 8 के अनुसार। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अरे कौन से एक्ट में मेंशन किया गया, ये इंपॉर्टेंट। वो क्या करेगा, यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाएगा ना, इसको 1949 वाला एक्ट कर देगा। तो ये चीज़ याद रखना, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है पता होनी चाहिए। और यूपीएससी इसी टाइप का जो गेम प्लान खेलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है आरबीआई भाई क्या फंक्शन करता है। भाई एक सेंट्रल बैंक है, तो इसका क्या काम रहता है। कभी देखा है आरबीआई का आरबीआई का कोई बैंक है, जाके आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाए हो? नहीं, वैसा नहीं होता ना। ये सेंट्रल बैंक है, ये सरकार का, मतलब सरकार की हेल्प करेगा, बैंकों की हेल्प करता है। ठीक है, उस तरीके से, इसलिए बैंकों का इसको बैंकर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सरकार के लिए भी आखिरी बैंक होता है ये। ठीक है, सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ याद रखना है कि क्यों बैंकरों का बैंकर बोला जाता है इसको। ठीक है, सरकार का आखिरी लास्ट रिसोर्ट कैसे है, इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि क्यों। आखिर देखो, मान लो सरकार के पास पैसे नहीं है, या सरकार मान लो कि स्कीम लॉन्च करना चाह रही है, तो भाई आरबीआई के पास जाती है, तो वो क्या करती है, एक अपना ट्रेजरी बिल बना के दे देती है। ठीक है, ट्रेजरी बिल वो देखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना के दे देती है कि मैं, आप ये रख लो, फिर हमें पैसे दे दो, जब पैसे आएंगे तो हम आपको लौटा देंगे। ठीक, वो सारी चीज़ें देखेंगे आगे धीरे धीरे। पर मैं बता रहा हूँ कि मोटा मोटा आइडिया पता होना चाहिए कैसे आरबीआई काम कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, वो यूपीएससी क्वेश्चन आजकल आरबीआई के
भाई कैसे ये काम करता है क्या, तो ये पूरा क्लियर इमेज होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो आरबीआई के कार्य क्या है, एक तो केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, ठीक है, और एक विकासात्मक कार्य होता है। विकासात्मक कार्य में मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि बैंकों को बोल देगा नहीं वहाँ पे शाखा लगाओ आप, ठीक है, ये स्कीम को लॉन्च करो, वित्तीय समावेशन डीबीटी मान लो लॉन्च कर दिया है, पॉइंट सेल वाला है, आपको डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो दबाव बनाता है बैंकों पे, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक के रूप में फिर बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्रीय बैंक के रूप में जब काम करता है तो क्या बोलता है, बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ये क्या करेगा कि कोई ऐसा बैंक पता लगा, कोई एचडीएफसी बैंक है, वो अपने जानने पहचान वाले को लोन दे रहा है, तो उनको कंट्रोल करेगा। बहुत ज़्यादा किसी ने मान लो कि एनपीए करा दिया है तो उस पर कंट्रोल करता है। बहुत सारे जो बैंक होते हैं उनको मर्जर का जो काम देखने का, वो सारी चीज़ें करता है, ठीक। कागजी मुद्रा का निर्गमन करता है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली द्वारा, ठीक है। ये याद रखना कि कौन सी प्रणाली है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, कागजी मुद्रा का निर्माण करता है, ये इसमें क्यों लिखा, क्योंकि याद करो सिक्का कौन जारी करता है, सिक्का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, ठीक है। और जो नोट तो शायद वो 1 रुपये का वाला ही ऐसा जारी करती है, शायद कभी देखा भी होगा, उसमें है ना वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है, ना कि आरबीआई के गवर्नर का, ठीक है। मोस्टली जो सिक्के होते हैं वो सरकारी जारी करती है, आरबीआई नहीं करता, इसलिए लिखा है इसमें कागजी मुद्रा का निर्गमन करता है। और ये किस बिहाफ में भाई कितने पैसे मार्केट में छोड़ने हैं, इसका काम होता है कि न्यूनतम रिजर्व प्रणाली द्वारा। पहले अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इकोनॉमी तो उसमें ऐसे तो पहले अपन गोल्ड को आधार बना के करते थे, पर आजकल चीज़ें बदल गई। आईएमएफ की जो करेंसी है उसको, इन सब सारी चीज़ों को एक आधार बना के बास्केट बनाया जाता है, उसके आधार पर जो है चीज़ें को डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उसके बिहाफ में जो मार्केट में पैसे छोड़े जाते हैं ना, सोचो ना, अगर मान लो कि जैसे मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं सोचता था कि गरीबी, इंडिया में इतनी गरीबी है, ये है। तो शायद आप लोगों को भी ये आइडिया आया होगा कि इतनी गरीबी है, लोगों को चाहिए क्या है आखिर में। मान लो कि कोई पैसे वाला कब बन जाता है, जब उसके पास पैसा आ जाता है। तो मैं सोचता था भाई आरबीआई अपना ही है, पैसा छापने की मशीन भी अपने पास ही है, तो छाप छाप के दे दो सबको भाई मान लो गरीब है तो उसको भाई पैसा छाप के दे दो सरकार, भाई जा तो आराम से मज़े से खरीदोरी दिए कर। तो फिर मेरे भाई ने समझाया कि भाई देख, अगर सबको तुम पैसा दे दोगे, ठीक है, पैसे वालों के पास ऑलरेडी पैसा है, ठीक है, और जो गरीब है उनके पास मान लो आपने उनको भी पैसा दे दिया। अब फिर वही ध्यान से समझना है चीज़। अब जैसे मान लो कि ये कोई पैसे वाला व्यक्ति है, ए व्यक्ति, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी पहले से 1000 रुपये है, ठीक है। अब ये कोई गरीब व्यक्ति है बी, ठीक है। अब बी व्यक्ति को मान लो कि इसके पास नहीं थे पैसे पहले परचेसिंग का कुछ खरीदने के लिए, सरकार ने इसको बोल दिया 500 रुपये, तो तुम भी जाओ। अब पहले क्या हो रहा था कि जैसे मान लो कि ये मान लो कि सेब है, एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, अब पहले आराम 100 रुपये किलो मिल रहा था, ध्यान से समझना। अब उस टाइम क्या था कि खरीदने वाला एक ही व्यक्ति था, तो भाई डिमांड सप्लाई से बहुत कम थी, तो सप्लाई सप्लाई डिमांड सप्लाई का खेल होता है। अब क्या होगा कि 500 रुपये ये भी लेके आ गया, इधर से ये भी लेके आ गए, सरकार ने पैसे बांट दिए सबको, तो सब लोग 500 रुपये लेके आ गए। पहले आराम से 100 रुपये में जाके खरीदता था, अब ये जब आया तो इसके पास तो भाई 1 किलो ही था, ठीक है। अब ये बोला कि अब ये बोला 100 रुपये में दो, ये बोला कि हम 150 रुपये लगाएंगे, तो इससे क्या होगा आखिर में, वो गरीब का व्यक्ति गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि चीज़ें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर आप पैसा बैंक आरबीआई पैसा छाप छाप के दे भी देगा ना, कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ें भी शायद डाउट रहता है बचपन में खास तौर से रहता है, जब मान लो नहीं पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, तो ऐसे लगता है कि गरीबी ख़त्म तो भाई भारत के हाथों में ही है, मशीन है ही, छाप के नोट दे दो तो वही सारी चीज़ें कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो याद करो जैसे तुर्की में अभी हुआ था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि सोचो कि एक सेब को खरीदने के लिए 20,000, मतलब वहाँ की जो तुर्कियन जो था वो, फिर आखिर में उन्होंने रिप्लेस किया, 20,000 इक्वल टू एक नई करेंसी जारी की, तो वो वही दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नए बैंकों को लाइसेंस देना, याद रखना कि लाइसेंस देने का काम है आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा, इसलिए मौद्रिक नीति कमेटी बनेगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, याद करना पीटी में क्वेश्चन आया है, ठीक है भाई। सब ऐसी बात है कि कितना होना चाहिए, क्या है, कितनी रेट चल रही है, बैंक कितना पे लैंड करेंगे, सीआरआर कितना रहेगा, सारी चीज़ें इसी में ही होता है, ठीक। विदेशी विनिमय बाजार का नियमन करना, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि कितना डॉलर आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या है, ठीक है। तो ये भी इसका भी ऑब्जर्व करता है। नहीं तो ऐसे पता लगा कि जैसे डॉलर का दाम बढ़ गए तो भारत से
जैसे अमेरिका में ऐसा होता है, जैसे डॉलर का बढ़ा तो यहाँ से सारे इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में लगा के रखते हैं सब निकाल के ले जाते हैं कि प्रॉफिट उधर ज़्यादा है। और दूसरी बात ये होता है कि भाई अमेरिका की वैल्यू है, भारत के इकोनॉमी को भरोसा से लिए कल से धड़ाम से गिर जाए तो पैसा का पता लगा कि घाटे में चले गए। इसलिए जैसे डॉलर का वहाँ पे रेट बढ़ती है, ठीक है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, तो वैसे ही वहाँ पे लोग निवेशक भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसका भी रेगुलेट करता रहता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज जो है मार्केट वो कैसे चल रहा है। तो जैसे मान लो पता लगा डॉलर का शॉर्टेज होने वाला है तो डॉलर पे रोक लगा देगी, ठीक, वो पढ़ेंगे आगे, ये सारी चीज़ें होती है, याद करो। इसी को लेके 2022 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, जब अमेरिका में मान लो कि जो वहाँ का मान लो कि जैसे मान लो होता है ना, जैसे एफडी है, मान लो इंडिया में एफडी है, वैसे मान लो कि वहाँ की जो एफडी में मान लो रेट बनने वाली है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है, तो यहाँ से लोग निकाल के वहाँ पे पैसे लगाने लग जाते हैं। तो यही जो इसी को ही उसने क्वेश्चन डिलीट किया, पता नहीं क्यों डिलीट किया मेरा वो क्वेश्चन सही था। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। भाई मान लो डॉलर का जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है क्या हो जाता है कि यहाँ से लोग पैसे निकाल के लेके चले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो इसका भी काम करता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, याद करो, ठीक है। G20 की बैठक में यही जाता है, एक होता है, मतलब इनके जो G20 की मीटिंग मान लो, WTO है, ये मान लो IMF है, इन सब में जो है मेन जो है यही भूमिका निभाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा, और ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकों का बैंकर क्यों बोला जाता है इसको। अब ध्यान से समझना। अरे ये भी क्वेश्चन पूछा गया अंतिम, मतलब कि मतलब आखिरी में सबसे जो ऋण प्रदान करने वाला यही बचता है। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे लोग ऋण लेने किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। तो बैंक किसके पास जा रहा है ऋण लेने बैंक जाता है RBI के पास। तो इसीलिए बोला जाता है बैंकों का बैंकर। अपना बैंकर तो ये हो गया और इसका बैंकर ये हो गया, समझे, मतलब ये दादा कहलाएगा मतलब कहने मतलब यही है, ठीक है। दूसरी बात, सरकार को भी जब लोन लेना होता है तो आखिर में यही बचता है कि इसके पास ही, या मान लो बैंकों को जो लोन लेना होता है तो आखिर में यही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, इसलिए इसको बोला जाता है। बैंक अपना अतिरिक्त धन RBI के पास संचित कर सकते हैं। जैसे मान लो, ध्यान समझना, इधर ये कोई बैंक है, इधर ये RBI है, तो इधर मान लो कि हाउस होल्ड है, तो ये हाउस होल्ड अपना जो पैसा जमा करेंगे यहीं करेंगे, ठीक है, निकालेंगे यहीं से लेंगे। तो बैंक को भी तो कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो वही से RBI से लेता है। और मान लो बैंक के पास अतिरिक्त पैसा जमा हो जाता है तब RBI में जमा भी करते हैं, तो वही सेम चीज़, इसीलिए बैंकरों का बैंकर बोला जाता है RBI को, ठीक है। तरलता की आवश्यकता होने पर बैंक RBI से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। मैं वही बोला कि पैसा की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से भी लिया जा सकता है। RBI बैंकों को मौद्रिक विषय पर परामर्श भी दे सकता है कि आपको क्या काम करना चाहिए ताकि NPA ना हो, तो उनकी भी सलाह देता रहता है RBI, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, इस टर्मिनोलॉजी को लेके यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे थे, तो ये याद होना चाहिए क्यों बैंकों को बैंकर बोला जाता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, 2022 में क्वेश्चन आया था। अभी देखो, एक तो केंद्रीय बैंक के रूप में रहेगा, तो ये याद रखना, जो सेंट्रल बैंक के रूप में जो काम करता है, हर देश में जो सेंट्रल बैंक होगा वो यही सेम टाइप के काम करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा पर मोस्टली यही काम होता है। अब एक होता है कि भारतीय एक विशेष परिस्थिति को देखते हुए इसको डेवलपमेंट वाले भी काम करने होते हैं। ये हो सकता है कि हर जो मान लो सेंट्रल बैंक हो, अमेरिका सेंट्रल बैंक को ये काम करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ हो चुका है, फाइनेंशियल लिटरेसी सब हो चुका है। अपन भारत में नहीं है। भारत में आजकल भी कितने अनपढ़ लोग हैं। डिजिटल में जो सबसे बड़ी चीज़ आप देखे होंगे कि इंडिया में आज भी तो लोग डरते हैं, फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको लेके भी इसको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है RBI को, तो इसलिए बोला जाता है कि RBI पे एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी रहती है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो वो चीज़ वो इसी सेंस में। और मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखना, जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट बन के आ गया, अब देखो यूपीएससी है ना, अब जैसे मान लो कि यूपीएससी मतलब कि जो यूपीएससी तैयारी करे उनसे ये चाहता है कि कितनी क्लियरिटी है। अब वो एक स्टेटमेंट बना देगा कि क्या सभी देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं विकासात्मक कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर कि ये नैतिक रूप से है, कानूनी रूप से है। तो ये मतलब समझो कि ये केंद्रीय बैंक के रूप में जो काम करता है वो मोस्टली हर बैंक केंद्रीय बैंक करता है, पर विकासात्मक कार्य जो याद रखना कि भारत के विशेष संदर्भ की स्थिति में देखते हुए RBI को करना पड़ता है, ठीक है। तो वो यहाँ के लिए हो जाता है, पर हो सकता है फॉरेन के जो मान लो अमेरिका कोई बैंक हो, फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का जो है,
केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती वित्तीय समावेशन का विस्तार करना, वहाँ ऑलरेडी बहुत हो चुका है, उसको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो भारत में करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि भारत में अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन का विस्तार करना है। अब इसका इस टर्मिनोलॉजी को समझो। वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि भाई बैंकिंग की जो सेवाएं हैं, ऐसे नहीं अमीर लोग ही उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति सबको फ़ायदा मिले। इसलिए देखो ना आजकल लगभग जैसे मोदी ने जनधन योजना शुरू की, सबके अकाउंट बना दिए, एक अच्छा काम था वो, कहीं ना कहीं नंदन नीलकणी जो थे उनकी बहुत बड़ी देन थी वो, उस टाइम जो कमेटी थी, और मेरा मानना है कि बहुत अच्छा काम था। ठीक है, देखो नेगेटिव तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार फिर कोई अच्छा कदम ना उठाए, उसका बहुत मिसयूज हुए वो तो अपन देखने को मिलता ही है जनधन अकाउंट का, पर जरूरी है। देखो उससे क्या होता है, देखो सरकार का काम होता है वित्तीय समावेशन का, भाई सबको हम साथ में लाना चाहते हैं, बस इसीलिए देखो आजकल पेमेंट भी अकाउंट के थ्रू ही हो रही है, जेम ट्रिनिटी मॉडल, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है, जनधन योजना हो गई। ठीक है, तो ये वित्तीय समावेशन का प्रयास होता था ताकि एक तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो तो भाई लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, कल्याण होगा, तो ये भी एक रहता है वित्तीय समावेशन। तो ये भी एक बैंक को, आरबीआई को करना पड़ता है वित्तीय साक्षरता में वृद्धि करने के लिए। इसलिए देखो आरबीआई हमेशा जागो ग्राहक जागो इस टाइप के मतलब अवेयरनेस वाले साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक है, तो वित्तीय साक्षरता के भी में वृद्धि करना बैंकों को एडवाइस देता है। इसलिए देखो ना डिफरेंट जो है कभी ऐड के थ्रू से सिखाने का प्रयास किया जाता है कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचे, कैसे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट उनका यूज अच्छे से करें, कैसे लोन ले, क्या है सारी प्रोसेस, खाता खुलवाना, ये सारी चीज़ें, केवाईसी वैसी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करता है। वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करता है। देखो ना पहले, जैसे पहले क्या था, सबसे पहला काम क्या था, पहले बैंकों ने मान लो कि सबसे पहला काम किया कि आपका खाता खुल जाए, खाता खुल जाए तो आप धीरे धीरे आप पैसा भी जमा करने लग जाओ, पैसा जमा करने लग जाओ तो पैसा निकालना भी सीख जाओ बैंक एटीएम से। नहीं तो पहले सोचो कि मुझे याद अच्छे तरीके से एटीएम नहीं हुआ करते थे, ये तो अब जाके चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी है। नहीं तो लोग क्या जाते थे, जैसे मेरे पापा आज भी शायद एटीएम से पैसा निकालना नहीं जानते, वो जाते हैं हाँ वो अपन बैंक से निकालना जानते हैं, बैंक पे जाएंगे पर्ची भरेंगे भाई इतना पैसा चाहिए, वो वाला तरीका। पर अब सोचो धीरे धीरे फिर आए एटीएम मशीनें आई, आराम से लगाया कार्ड निकाला पैसा, सबसे बढ़िया। अब इस जो बैंकिंग जो सिस्टम तो उस पर दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था ना, हर कोई लोग पैसे निकालने पहुंच जा रहा है। अब मशीनें हो गई हर जगह, मशीन के लिए कहीं पे भी खोल दो, कोई बैंक की ज़रूरत नहीं है। इसलिए थर्ड पार्टी सिस्टम को भी दिया गया, वो NPCI ये 2018 में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब देखो एक तो क्या होगा कि इस नई जो है सर एक मॉडर्नाइजेशन क्वेश्चन है सर, क्या ये जो वित्तीय समावेशन में है जो बैंकिंग सिस्टम है, तो केवल अपने इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, अदर कंट्रीज का नहीं। अरे वित्तीय समावेशन का मतलब ये नहीं, वित्तीय समावेशन का मतलब ये सीधी सी बात ये है कि लोगों को ऐसा नहीं कि ओनली पैसे वाले लोग ही इसका या अपर क्लास ही इसका यूज कर पा रहा, सबके लिए हो। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है इंक्लूड करना। अब इसमें ये मत समझो कि वित्तीय समावेशन तुम उस किस सेंस में लेके जा रहे हो उस चीज़ को। अरे वैसे तो आपकी वित्तीय समावेशन में, हाँ वित्तीय समावेशन जैसे कि है ना बैंकिंग सिस्टम, उसके क्या बोलते हैं वो होते हैं, वो किन किन संस्थाओं की तरफ से समावेशन किया जाता है, तो केवल इंडिया की बैंकिंग इसमें शामिल है नहीं, या फिर आजकल अदर जैसे मान कंट्रीज लो के कि भी? सऊदी जैसे अरब है, वहाँ से भी वो कंट्री लेवल पे भी होता है, टाइप होता है, वहाँ के लोग भी यहाँ भेज पाए, वो सारी चीज़ें होती है, तो बोल सकते हो उस सेंस में। पर अभी मोस्टली जो इसका पर्पज़ में वो है कि ताकि जो भारत में जो बैंक बने हैं उनसे लोग हर कोई ऋण पे ले पाए, अपना खाता खुलवा पाए, जमा कर पाए, वित्तीय जो सेवाएं उनका यूज कर पाए, वो ज़्यादा मेन है ना। ठीक है, आगे देखो तो वे अब फिर मैं बता रहा हूँ क्लास के बीच में है ना ऐसे क्वेश्चन राइज मत किया करो। अब हो सकता है मैं कुछ और चीज़ बताने वाला हूँ, आप लिख के रखा करो ना, तो आखिर में चीज़ें आखिर में 5-10 मिनट बोलता हूँ तो बोलते नहीं हो। ठीक है, अब सुनो, तो वित्तीय जो व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, तो पहले मैं वही बता रहा था कि जैसे पहले क्या था, लोग बैंक में जाके जो होता था वहाँ से पैसे निकालते थे। ठीक है, धीरे धीरे एटीएम मशीन आई। ठीक है, ये मैंने ये बदला दो मैंने खुद अपने उसमें देखा। फिर क्या हुआ कि अब देखो पहले, अब पैसे निकालने का सिस्टम तो आ गया था, चलो ठीक है, बैंकों पे दबाव कम हुआ, परंतु क्या हो रहा था, लोग बैंकों में जमा करने के लिए जाना पड़ रहा था। तो फिर एक नई मशीन आई,
मुझे याद अच्छी तरीके से जब मैं कॉलेज टाइम में था तब वो पहली बार वो मशीन आई थी, जब मैं सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ रहा था। अब ऐसी मशीन भी आ गई है कि आप जाओ, बैंक पे जाने की ज़रूरत है नहीं, लाइन लगने की ज़रूरत है नहीं, जाओ मशीन ऑटोमेटिक तुम्हारा पैसा भी जमा कर देगी बैंक में और पर्ची मिल जाती है, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो ये क्या है, आधुनिकरण हुआ। अब ये चीज़ें हो गई, अब आगे फिर धीरे धीरे 2018 की बात है, जब मैं यहाँ आया दिल्ली में आया तो यूपीआई पेमेंट आने लगा। लोग इतना नहीं तो पहले पेटीएम वॉलेट यूज़ करते थे, पर धीरे धीरे और चीज़ें अपग्रेड हुई तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे डिजिटल आराम से अब तो कोई मत जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अब शायद मुझे बैंक में गए हुए बहुत सालों हो गए मुझे, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, फट से अपना अकाउंट है इधर आज, और उसको ईजी कर दिया गया। पहले मैं, मुझे अच्छे से याद है, पहले मैं नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा था। पहली बार तो नेट बैंकिंग भी बहुत कम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो पहले मैं नेट बैंकिंग से मान लो किसी पैसा वैसा भेजना था तो मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता था। अब मुझे वो नेट बैंकिंग भी खोले मुझे सालों हो गए मुझे ये भी नहीं पता लास्ट टाइम कब खोला था, कोई ज़रूरत ही नहीं अब आराम से इतना ईजी सिस्टम हो गया है, मोबाइल फट से पेमेंट करो सब, ठीक है। आगे और टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब तो धीरे धीरे ये हो जाएगा कि आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ना अभी जो एटीएम पे है, आप 5 बार ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट चाह रही है कि लोगों को केस से बचाया जा रही है। बात सही भी है। देखो एक तो क्या होता है, केस रखना मुश्किल भी होता है, चोरी वोरी हो जाती है लोगों की, ठीक है, फट जाते हैं नोट, ठीक है। फिर उनको मैनेज भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़। अब डिजिटल करेंसी की तरफ आ गए, तो ये है वित्तीय व्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला है राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। जो मान लो कि गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी होती है, ठीक है, उसके साथ मान लो गवर्नमेंट ने मान लो कि अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू कर दी, ठीक है, तो उसके लिए काम करेगी बैंक भी मिलके भाई साथ में, ठीक है, सबके लिए खाते खोलो, तो बैंक भी कैंप वैम्प लॉन्च करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, अब इसमें ऋण बांटना, तो बैंक भी उसी तहत काम करते हैं ताकि आर्थिक समृद्धि दर बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर मैं बता रहा हूँ, दोनों काम केंद्रीय बैंक के कार्य, ये क्वेश्चन भी मतलब जैसे पीसीएस वीसीएस में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, गवर्नर की नियुक्ति कौन किस एक्ट के तहत होती है पता होनी चाहिए, कौन करता है ये पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नर की नियुक्ति आरबीआई एक्ट 1934 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, याद रखना, राष्ट्रपति नहीं करता। अब वो यहाँ पे देखो ना, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ पे यहीं पे रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे रिप्लेस करके बोल देगा राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज़ समझने का प्रयास करो, या फिर बोल देगा यहाँ पे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 उसके तहत होती है। यही होता है वो माइंड। सोचो कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, वो ऐसे ही बनाता है। बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करेगा, सही स्टेटमेंट गलत बनाने के लिए क्या करता है, वो यही करता है। तो ये चीज़ें माइंड समझो कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। तो इसलिए बार बार पेपर देखा करो यूपीएससी के, तो एक पता लगता है, ठीक है, द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। सरकार गवर्नर की पुनः नियुक्ति भी कर सकती है, ये भी पता होना चाहिए। एक बार मान लो कि जैसे अभी शक्तिकांत दास है, तो वो बार बार भी अपॉइंट हो सकते हैं, वो सरकार पर डिपेंड करता है, सरकार चाहे जब तक बना सकती है, ठीक है। केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 निदेशक नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले, मान कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, कोई फाइनेंशियल मार्केट से आ रहा है, उनके लिए 10 निदेशकों को नियुक्त करता है। तो याद रखना कि उनको भी कौन करता है, सरकार द्वारा किया जाता है, ये याद रखना। 4 और स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने हेतु 4 निदेशक केंद्रीय निदेशक बोर्ड के प्रत्येक बोर्ड से एक के सदस्य के रूप में भी भाग लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है, अपन ने यहाँ देखा था ना। देखो केंद्रीय निदेशक बोर्ड में एक तो ये लोग तो होते हैं, इसके अलावा 10 लोग जो है सरकार जो विभिन्न सेक्टरों से उनको भी वो भी बैठ सकते हैं इसमें। फिर स्थानीय निदेशक बोर्ड होते हैं, इसमें भी आते हैं, ठीक है। तो यही अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देखो, केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। चारों स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने हेतु 4 निदेशक केंद्रीय निदेशक बोर्ड के प्रत्येक बोर्ड में से एक के सदस्य रूप में भाग लेते हैं, ठीक है। वहाँ से जो केंद्रीय बोर्ड के जो है उनमें से वो जो 4 है, ठीक है, उनमें से एक जो स्थानीय होता है उनमें भाग लेते हैं, ठीक है। केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा भी 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं जो सरकार की नीतियों के संबंध में अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये तो इतना नहीं फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनाएगा, पर ये चीज़ याद रखना कि हाँ गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होते हैं उनमें, ठीक है। तो ये शायद इधर देखो,
विभिन्न क्षेत्र के 10 निदेशक ये हो गए। देखो गैर सरकारी, देखो आरबीआई संगठन ये तो हो ही गया, ये सरकारी निदेशक होते हैं, ये गैर सरकारी निदेशक होते हैं। इसमें तो 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक रहेंगे, विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी रहेंगे। तो वही उसी के बारे में बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक तथा एक तिमाही में कम से कम 1 बैठक होना अनिवार्य है। तो ये याद रखना, इस टाइप को जो है क्वेश्चन बना सकता हो, ठीक है। तो सबाई बात है, एक वर्ष में न्यूनतम 6 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो सबाई की बात है प्रत्येक 2 महीने में होनी चाहिए, ठीक है। तो तथा एक तिमाही में कम से कम 1 बैठक होना अनिवार्य है। तिमाही मतलब 3 महीने का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। वर्तमान में आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड है, याद रखना। कहाँ पे? कोलकाता, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई। इसे याद रखना, 4 स्थानीय बोर्ड है जो क्षेत्रीय आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए केंद्रीय निदेशक बोर्ड को सलाह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, फैक्चुअल चीज़ है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आरबीआई को अपने कार्य को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य को पूरा किया जाता है। तो रीजनल सेंटर भी बनते हैं, जैसे जयपुर में भी है, हर जगह होता है वो रीजनल सेंटर जो है कार्यालय होता है उनका ऑफिस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है कैसे बनाई जाती है, ध्यान से समझना कि भाई स्वाभाविक सी बात है, एक तो इसका टारगेट होता है कि भाई महंगाई को किस लेवल तक रखना है अपने को, ठीक है। तो 4 + -2 का फॉर्मूला फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है। अभी देख रहे होंगे इससे ऊपर जा चुकी थी महंगाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इससे पीटी में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मान लो कि इसका मतलब ये होता है कि भाई बैंक किस दर पे लोन देंगे, उसे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। ध्यान से समझना, मॉनेटरी पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया कि चीप पॉलिसी मतलब सस्ती पॉलिसी है, उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब भाई सब ऐसी बात है, ब्याज दर कम होगी। ध्यान से समझना, ब्याज दर कम होगी तो क्या होगा? अब ब्याज दर कम हो, ध्यान से समझना, मैं अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ। आरबीआई है, इधर बैंक है, इधर मान लो लोग हैं, हाउस होल्ड है, ठीक है, फर्म है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आरबीआई ने मॉनेटरी जो पॉलिसी उसके तहत डिसीजन दे दिया है कि भाई सस्ती ब्याज दर रखनी है बैंकों को। ध्यान समझना, अब बैंक क्या करेंगे, आराम से, ब्याज दर कम हो गई, ब्याज दर कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है, सब लोग ऋण लेने पहुंच जाएंगे यहाँ पे। जब सब लोग ऋण लेने पहुंच जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ये हाउस होल्ड वाले कुछ नई कार खरीद रहे हैं, ये सब करने लग जाएंगे। ये वो है जो अपने इन्वेस्टमेंट करके कोई कंपनी बना रहा है, कोई प्रोडक्ट है उसमें, तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया, लिक्विडिटी बढ़ गई। ध्यान से समझना ये चीज़। अब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ध्यान से समझो। मैंने बोला यहाँ पे हाउस होल्ड, मान लो कि पहले 10 रुपये का इंटरेस्ट रेट पे कोई ब्याज मिल रहा था, लोन मिल रहा था। अब मान लो कि 4% पे आ गया। अब उसको पता है कि आराम से मैं कार खरीद सकता हूँ, ठीक है। इस फर्म को पता है कि मैं आराम से 4% पे लोन मिल रहा है, तो मैं आराम से कोई कंपनी बना सकता हूँ। वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, कंपनी बनेगी तो बहुत सारे लोग रोज़गार मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है, लोग टैक्स देंगे, सामान खरीदेंगे, फिर वो जो सुचक्र होता है वो चलने लग जाता है, ठीक है। वहीं ये लोग कार वार खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। घर कोई घर बनाएगा, होम लोन लेगा, ठीक है। तो कोई एजुकेशन लोन लेगा, पढ़ने जाएगा, तो ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना। अब मान लो कि मौद्रिक नीति हो गई कठोर मतलब भाई स्वाभाविक सी बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब आरबीआई जो टाइटनिंग पॉलिसी अपना रहा है, ठीक है। टाइटनिंग मतलब कि स्वाभाविक सी बात है, मार्केट में से, एक तो मार्केट में पैसा छोड़ना नहीं है, दूसरी बात मार्केट से पैसे अपने को वापस लेना है। ध्यान से समझना, तो क्या करेगा, इसमें ब्याज दर जो है बढ़ा देगा। अब ब्याज दर जब बढ़ा देगा, अब देखो 4% तो हर कोई लोन लेने पहुंच जा रहा है, अब 10% हो गया। अब गिने चुने लोग ही आएंगे आराम। इधर भी ऐसा हो गया कि 10% हो गया, तो गिने चुने फर्म है वही वहाँ पे लोन लेने आएगी। अब जो स्वाभाविक सी बात है कि अब मार्केट में पैसा छूट ही नहीं रहा बैंकों से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगी। अब इसका क्या काम है, इसका काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो याद रखना ये होता है, कठोर पॉलिसी अपनाई जाती है, ब्याज दर बढ़ जाती है, तरलता कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
पर अब सवाई सी बात है, जब मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सस्ती जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, अब आगे था। तो इसमें फिर मैं बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, नोट्स बनाया था। ठीक है, कोई नहीं, एक बार ऐसे भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, मौद्रिक नीति के उपकरण या इंस्ट्रूमेंट या साख नियंत्रण की नीति। ठीक है, साख नियंत्रण मतलब क्रेडिट कंट्रोल की, तो वही भाई पैसा कितना छोड़ना है, कितना कंट्रोल करना है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो उसकी जो पॉलिसी होती है, ठीक है, उसको ये बोला जाता है। तो याद रखना, एक तो इसमें होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मतलब कैसे जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसको कैसे लागू किया जाता है। तो सबसे पहले मात्रात्मक उपकरण। ठीक, मात्रात्मक उपकरण में आएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये होता है कि वह तरलता समायोजन सुविधा। ठीक है, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक तो रेपो रेट के द्वारा, अपन सीखेंगे आगे सब चीज़ें आएगी। एक रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, दूसरा है URR। ठीक है, इसमें CRR आएगा, SLR आएगा, ये भी देखेंगे अपन। ये एक ओपन मार्केट ऑपरेशन, यूपीएससी ने डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन पूछा था। बैंक रेट आजकल ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन भी पूछा था। MSF रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है, ये भी आजकल ख़त्म कर दी है उसने। ठीक है, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, चलनिधि समायोजन सुविधा। ठीक है, या तरलता समायोजन सुविधा भी बोलते हैं उसको। अगला है सिलेक्टिव। ये तो देखो मात्रात्मक उपकरण है, याद रखना, बहुत बार ऐसे पूछ लिया था ज़्यादा छोटे मोटे एग्जामों में तो, कि चयनात्मक उपकरण कौन कौन से हैं RBI की मौद्रिक नीति के। ठीक है, और ये याद रखना कि ये चयनात्मक है या मात्रात्मक है। मात्रात्मक नहीं है, ये चयनात्मक है, सिलेक्टिव होता है। ठीक है, तो क्रेडिट मतलब क्रेडिट राशनिंग किया जाता है, राशनिंग किया जाता है कि मतलब ताकि भाई क्रेडिट उन्हीं को मिले। तो इसके लिए क्या नॉर्म्स बना देगी। ठीक है, KYC नॉर्म्स बना देगी, भाई समझिए KYC नॉर्म्स को फुलफिल करा उसी को लोन दो। ठीक है, मार्जिन लिमिट कर देगा, भाई इससे ज़्यादा लिमिट आप लोन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है, और एक मॉरल प्रेशर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो सरकार का बैंकर होता है RBI। ठीक है, प्लस केंद्र प्लस राज्य को याद रखना। केंद्र परंतु T-बिल जारी कर सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे अपन आगे सारे, पर याद रखना कि सरकार का बैंकर होता है, पर याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, राज्य सरकार का भी होता है। राज्य सरकार की जब वित्तीय स्थिति खराब होती है तो RBI के पास आते हैं लोन लेने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी का अपन टूल्स समझ लिए, टूल्स क्या क्या है। ठीक है, अब इसको समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, PT में क्वेश्चन आता है इससे, और वो मैं बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो मौद्रिक नीति का अभिप्राय केंद्रीय बैंक की उस नीति से होता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रण किया जाता है। तो अपने देख ही लिया था उधर कि टाइटनिंग पॉलिसी कर रहा है, चीप पॉलिसी कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक, यह नीति तरलता समायोजन में सहायक होती है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब कि भाई लिक्विडिटी हाई करना है, बढ़ाना है, कम करना है, तो उसका ये टूल्स है। ये एक तरीके से ही मान के चलो, मॉनेटरी जो पॉलिसी है, कभी सोचो कि आप जैसे नल को आप जब खोलते हो तो पानी बहने लग जाता है, लिक्विडिटी बह रही है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब उसको कंट्रोल करना है तो उसको उल्टा घुमा दो, कम कर दो उसको। ठीक है, तो वही है, तो फिर टाइटनिंग हो जाता है। तो यही है नीति तरलता समायोजन। ठीक है, यह देश की आर्थिक नीति का वही हिस्सा है जिसके द्वारा ब्याज दर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा उसके आधार पर कंट्रोल किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, क्या है। एवं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने हेतु आर्थिक संवर्धित दर को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसका ये काम होता है। अब की बार UPSC 2023 में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। उसमें बोला था कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं कि क्या महंगाई को नियंत्रण कर पाते हैं, वो पूरे याद रखना। उसमें देखो वर्ल्ड लेवल पे पूछ लिया था कि क्या विश्व के जो सारे जो सेंट्रल बैंक, तो मैं इसीलिए मैंने बोला कि वो चीज़ समझो, सेंट्रल बैंक को जो उसके मुख्य काम होते हैं वो सब जगह के सेंट्रल बैंक करते हैं।
तो ऐसे नहीं भारत का नहीं, हर जगह बैंक वही काम कर रहा है। तो ये याद रखना यहाँ से, ये देश की आर्थिक नीति का वही हिस्सा है जिसके द्वारा ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण रखते हुए आर्थिक संवर्धी दर को प्रोत्साहित किया जाता है। मौद्रिक नीति सरकार की राजकोषीय नीति के साथ तालमेल बनाते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो इकोनॉमी पढ़ लेते हैं, ये नहीं पता होता कि राजकोषीय नीति सरकार जारी करती है, याद रखना, केंद्र सरकार, और मौद्रिक नीति RBI द्वारा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो दूसरी बात, मौद्रिक नीति के द्वारा भी महंगाई को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है और सरकार की राजकोषीय नीति के द्वारा भी महंगाई को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना, जैसे पूछ लेगा स्टेटमेंट बना देगा, ओनली RBI की मौद्रिक नीति ही महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए एकमात्र साधन है, तो गलत होगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तरलता को नियंत्रण करके स्वाभाविक सी बात है कि वह तरलता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसा चीज़ों पर महंगाई भी बढ़ जाएगी, फिर उसको कंट्रोल करना पड़ता है ताकि महंगाई नियंत्रण में आए, ठीक। कीमत स्थिरता, विनियम स्थिरता को बनाए रखना, ठीक है। पहली बात तो भाई कि ऐसा भी नहीं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए, ठीक है। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, इतना भी टाइट नहीं कर देना है कि स्वाभाविक सी बात है कि लोग कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ताकि एक्सचेंज सिस्टम भी बना रहे, वो भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो टाइटनिंग पॉलिसी, कोलिब्रेट टाइटनिंग, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, पर ये चीज़ याद रखना। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति दर पर नियंत्रण करना। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई इन्फ्लेशन से बचाना है तो उधर सोचो कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कहाँ गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो गवर्नमेंट कहाँ से लोगों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी? तो वो भी देखना पड़ता है, लोगों को बचाने चक्कर में लोगों को मार नहीं देना है पता लगा कि अपन भुखमरी से तो उनको बचा रहे हैं, अपन तो सांस लेना ही बंद कर दी तो ऐसे मर जाएंगे। तो वो चीज़ दोनों ध्यान रखना है, ऐसे नहीं टाइटनिंग के चक्करों में बहुत ज़्यादा टाइट करती है, ठीक। मई 2016 में RBI एक्ट 1934 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत लचीली मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु RBI को सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात है, और ये याद रखना उर्जित पटेल के द्वारा आई थी इस टाइम, ठीक है। तो ये 2016 में बनी थी, इसके बारे में यूपीएससी ने फिर क्वेश्चन पूछा, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत सरकार RBI से परामर्श किया कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति के लक्ष्य का निर्धारण करे, ठीक है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2016 को 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4+-2 फॉर्मूला और याद रखना ये CPI पर आधारित मुद्रास्फीति के लक्ष्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और मैं फिर बता रहा हूँ 5-5 साल को तो ये पता रखना, ठीक है। 31 मार्च 2021 सरकार ने पुनः अगले 5 वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के लक्ष्य और सहनशीलता की सीमा को बनाए रखा, मतलब इसी पे ही काम कर रहा है, और इसीलिए यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। आगे देखो, मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो अपन वो देख ही थे कि मैं उधर चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सस्ती मौद्रिक नीति, ये विस्तारित, इसको एक्सपेंडेड भी बोलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी जानबूझ के करता है, बहुत बार वो कुछ और नाम दे देता है। याद करो बिरसा मुंडा विद्रोह को उसने उलगुलान विद्रोह बोल दिया था, तो ऐसे पता होनी चाहिए कि सेकंड नेम भी क्या होते हैं। तो एक्सटेंडेड कैसे है? वैसे बात है, सस्ती मुद्रा नीति को तो लोगों में क्या होगा, पैसा जाएगा, तो ये क्या होगा, विस्तारित है। और ये संकुचित क्यों है कि लोगों से पैसा खींचा जा रहा है, कठोर मौद्रिक नीति। अब मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है, और बनाना, अब पीटी वाले कुछ क्वेश्चन बनने भी शुरू हो जाएंगे तुम लोगों से। अब मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इकोनॉमी, जैसे मैं फिर बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन आते हैं ना आराम से, अच्छे से खासा 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन, 20 तो मैं ज़्यादा बोला, पर 18 तक क्वेश्चन बना लेते हैं लोग आराम से, जो अच्छे से पकड़ रखते हैं इकोनॉमी पे, आराम से 18 क्वेश्चन बन जाते हैं। सोचो पीटी निकलना ऐसे ईजी हो जाएगा। इसलिए हिस्ट्री पे मेरा मानना कि जितना ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो, पर ज़्यादा मेहनत नहीं। पॉलिटी में फिर बताऊँ, वो अप्रोच चेंज करो पॉलिटी में। इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट, साइंस टेक हो गया, ज्योग्राफी, इनका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। जैसे आप देखना, अभी तुमसे क्वेश्चन बनना, जब ये RBI तो सारे क्वेश्चन बना लेना, पीटी वाले 2011 से लेकर 2023 तक बन जाएंगे, ठीक है। सस्ती मौद्रिक नीति, तो ये विस्तारित बोला जाता है, विस्तारित मतलब इसमें मार्केट में पैसा क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ सर? अरे भाई लास्ट ईयर पेपर में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, क्या बात कर रहे हो आप?
नहीं, मुझे लगा कि स्पेशल आरबीआई को लेकर के ये तुम है ना बच्चों की तरह काम मत करो, बी मेच्योर, ठीक है, छोड़ो। ठीक है, संकुचित का मतलब होता है मार्केट से पैसे ख़त्म हो गए, लिक्विडिटी कम हो गई। तो याद रखना, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक। बहुत छोटे छोटे एग्जाम में तो यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, ब्याज दरों में कमी की जाती है, तो अपने कॉन्सेप्ट देखा था। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है, तरलता में वृद्धि करके औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना। तो मैंने समझा ही दिया था, समझ बात है। जब कम ब्याज पे लोन मिलने लग जाएगा तो लोग पैसे ले लेके इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोग पैसे ले लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एनपीए भी हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो फिर क्या होंगे, संकुचित मुद्रानीति बैंक। इसमें इसका उद्देश्य होगा तरलता पर नियंत्रण करके मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करना होता है, ताकि महंगाई कंट्रोल में है। इस नीति द्वारा आर्थिक मंदी को दूर करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब हेलीकॉप्टर पॉलिसी भी बोली जाती है। जब उसमें क्या होता है कि वो सरकार, वो राजकोषीय नीति होती है, वो उसमें क्या होता है कि सरकार जो है लोगों को पैसा देती है, कैश दे रही है, ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये सब क्या है, ये भी देखिए उस तरीके का ही है। तो ये याद रखना, मॉनेटरी पॉलिटिक इसी में गवर्नमेंट जो आरबीआई रहता है वो ब्याज दर कम करता है बस, ठीक। उसी के पीछे चीज़ें चलती है। फिर यह नीति आर्थिक संवर्धित दरों को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको टारगेट, मेन जो चीज़ है, महंगाई को कंट्रोल करने जाओगे तो दिक्कत क्या होती है। इसीलिए है ना, सरकार और आरबीआई के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। आरबीआई बोलता है कि देखो मैं महंगाई को कंट्रोल कर रहा हूँ, सरकार बोलती है नहीं, मुझे तो भाई उद्योग भी लगाने हैं, रोजगार लगाने हैं, मुझे तो लोगों से प्रॉमिस किया है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है। इसलिए कभी देखना आरबीआई और उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं। उर्जित पटेल था तब झगड़ा रहा, रघुराम राजन रहा तब झगड़ा रहा। तो ये चीज़ समझो क्यों होते हैं, क्योंकि आरबीआई कंट्रोल का, आरबीआई का उद्देश्य ही है कि महंगाई को नियंत्रण में रखा जाए। और सरकार का है कि मैं ज़्यादा से उद्योग लगे, उद्योगों को बढ़ावा मिले, अडानी जैसे लोग आगे बढ़ते रहे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है, ठीक। यह नीति मुद्रास्फीति की दर को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। तो वही है, इन्फ्लेशन इसमें तो और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हेजेमनी पॉलिसी होती है, लोगों के पास पैसे आ जाता है आराम से, कम लोग मन चाहे कुछ भी खरीद रहे हैं, होम लोन, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब आती है कि मात्रात्मक उपकरण, ठीक है। मैं सोचा आज ये पढ़ लिए थे, आरबीआई, बैंक रेट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साग राशनि ये आज पूरा करेंगे। बेस रेट, बहुत बड़ा चला जाएगा। बताओ, तो यहीं तक रखूं, नहीं तो फिर यहाँ से भी कल शुरू किया जाए। कल करवा दीजिएगा यहाँ से कल करवा दीजिएगा मात्रात्मक उपकरण से। हाँ, क्योंकि फिर ये एक साथ करवाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये फिर रेट्स वगैरह पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में नहीं होना चाहिए, एक ही पार्ट में कल इसको कर लेंगे, ठीक है। आपको डाउट हो तो पूछो। ये वाला एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से, जो मौद्रिक नीति का जो एडवर्स इफेक्ट है। जैसे ब्याज अगर सस्ती बनती है मौद्रिक नीति तो ब्याज दर कम होगी, ब्याज दर कम होगी तो लोग लोन लेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, तरलता, क्योंकि जो मनी होता है सबसे मतलब ज्यादा लिक्विडिटी होती है उसकी। फिर तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फिर ये कमी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो ग्रोथ के बगल में कमी बता रहा है? अरे वो उस सेंस में नहीं है। जब मान लो कि सस्ती मौद्रिक नीति रहेगी तब तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमेशा याद रखना। पर जब टाइटनिंग होगा, जब मौद्रिक नीति मतलब ब्याज दर जो कम होगी, तो ब्याज दर स्वाभाविक सी बात नहीं, सॉरी, ब्याज दर जब ज़्यादा हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, कोई लोग ऋण नहीं लेंगे, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आर्थिक समृद्धि नहीं होगी ना। तो वो है बस, वो उस सेंस में वो गलत उसमें बनाया। तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हाँ, अरे इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब ब्याज दर कम होगी। अब ब्याज दर जब कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ना। लोग देखो, ध्यान समझना कि पहले होम लोन मान लो कि चल रहा था कि 10% ब्याज दर पर, ध्यान समझना, तो लोग कतराएंगे, भाई 10% कौन लेगा, तो अपना प्लान को एक्सटेंड करते जा रहा है। परंतु क्या हुआ कि जैसे ही आरबीआई ने बोल दिया कि भाई चीप
इकोनॉमी पॉलिसी अपनानी, मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है। तो क्या होगा कि बैंक अब 4% पे लोन दे रहे हैं, तो लोग पहले सोच के रखे थे भाई 5% पे आ जाएगा होम लोन तो हम ले लेंगे। अब 4% पे आ गया तो हर कोई दौड़ के बैंक जाएगा। अब ध्यान से समझना, वहाँ से पैसे उठा रहे हैं लोग, अब पैसे उठा रहे हैं तो बस ऐसे ना घर में जाके रखेंगे। अब वो मान लो कि लोहा खरीद रहे हैं, बजरी खरीद रहे हैं, ईंट खरीद रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि मार्केट में पैसा फैल गया चारों तरफ। पहले वो बैंक तक सीमित थे, अब वो चारों तरफ पैसा फैल गया है। जब चारों तरफ पैसा फैल गया तो सब ऐसी बात है कि लेबर को भी पैसा आ जाएगा। अब ये सब लोग सब ऐसी बात है, कोई जो दुकान खोल के बैठा उसको पैसा मिल जाएगा, मजदूर को पैसा मिल जाएगा, मिस्त्री को पैसा मिल जाएगा। अब ये सब लोग सब्जी खरीदने जाएंगे। अब पहले सोचो कि इनके पास पैसा ही नहीं था तो सब्जी क्या ऐसे कोई कुछ भी रोटी वोटी खा रहे थे, प्याज के साथ ही रोटी खा रहे थे। अब सब लोग सब्जी खरीदने जाएंगे तो सोचो पहले टमाटर था, अब को टमाटर की दुकान पहले वाला सोच के रखा था कि ध्यान से समझना, वो मान लो कि 1 किलो ला रहा था, अब पता लगा 10 लोग आ गए एक ही दिन में, तो स्वाभाविक बात है वो सबको तो अब नहीं देगा ना, तो वो तो क्या करेगा, अब रेट बढ़ा देगा। तो भाई ये चीज़ है। अब पैसे जब लोगों के देख चीज सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, यूपीएससी ये इस कॉन्सेप्ट पे हमेशा क्वेश्चन पूछती है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से समझना। जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो स्वाभाविक सी बात है लोग इधर उधर खरीदने जाएंगे। जब खरीदने जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है सरकार उसको क्या करेगी, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसा खींचेगी। अब पैसा खींचेगी तो पैसा खींचेगी तो कब खींचे, पैसा कैसे खींचने का तरीका क्या होता है, पैसा खींचने का तरीका इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा दो, ठीक है। पहली बात मौद्रिक नीति लागू करना। सुनो अब ध्यान से समझो। अब देखो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाएगी, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो पहली बात तो नए जो लोन है वो नहीं मिलेंगे। अब वापस से वो 10 रुपये होम लोन हो गया तो कोई लोग नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या करेगी, एफडी जो है, पहले मान लो एफडी का 2% मिल रहा था ताकि वो लोग हतोत्साहित कर रहे थे, लोग एफडी ना करवाए, लोग पैसा इन्वेस्ट करें। तो क्या कहते हैं एफडी में रेट बढ़ा देगी तो लोग एफडी जाके जमा करने लग जाएंगे। तो पैसा अब क्या है जो है जनता से पैसा बैंकों की तरफ वापस जा रहा है, तो ऑटोमेटिक फिर महंगाई क्या होगी, कम हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना में मान लो कि ब्याज दर बढ़ा दी, ब्याज दर बढ़ा तो लोग सब उधर पैसा जमा करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है तो उससे ऑटोमेटिक। अरे मैं फिर बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे हमेशा पीटी क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। तो ये चीज़ याद रखना, यही अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सप्लाई डिमांड वाला, ये सस्ती ब्याज दर महंगी ब्याज दर, इसी पे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो एक क्वेश्चन तो पक्का बन जाएगा। इसलिए बताओ इकोनॉमी टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको एक बार समझ लो, एक बार समझ में आ गया ना बहुत ईजी है। इसको बार बार ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि 10 बार रिवाइज करके जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझो बस, ठीक है। और कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो फिर यहीं पे कल मिलते हैं फिर, ठीक। कल उसको पूरा करेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ एक अच्छा खासा टॉपिक है, इससे हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, हमेशा आरबीआई से। इसके जो फंक्शन है मात्रात्मक जो है सीआरआर के, इसमें जो अपडेट होता रहेगा वो करंट अफेयर जब मैं एक बार बेस करवा दूँगा फिर उसके बाद साल भर का एक बार करंट अफेयर पढ़ लेना। लगभग दिसंबर तक अपनी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर जनवरी से उठाना। फिर इसमें कोई अपडेट हुए हैं जो अपनी स्टैटिक पार्ट पढ़ा है, इसमें जो अपडेट हुआ है, मान लो कि कोई नया, जैसे मैं बता रहा था आजकल बैंक रेट को ख़त्म करके एक आजकल एक नया चल रहा है एलटीआर, वो सब देख लेना। हो सकता है सर इसी नोट्स में भी दिया हो, नहीं दिया हो तो फिर वो करंट अफेयर के साथ पढ़ लेना। तो बस यही मैं फिर बता रहा हूँ, करंट अफेयर का जब ये स्टडी पार्ट हो जाएगा तो करंट अफेयर एक बार पढ़ लेना, इकोनॉमी बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।